नमस्कार दोस्तों, जाकिर सर जी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, आज अधिगम का ये टॉपिक जिसमें अधिगम वक्र, अधिगम के प्रकार, अधिगम विकार या एक क्षमता, अधिगम स्थानांतरण और अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में इस टॉपिक में चर्चा होगी। दोस्तों, ये टॉपिक रीट, सीटेट और अन्य जितने भी ऑल स्टेट के टेट टीचर संबंधी एग्ज़ाम हैं उन सब में इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, तो अंत तक इस वीडियो में बने रहना है। इस टॉपिक से निश्चित तौर पर कोई ना कोई क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में आता ही है, तो इस वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहना है। चलिए फिर शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक अधिगम के संबंध में। पहला क्वेश्चन, अधिगम के दो प्रकार बताइए। आगमन और निगमन, नकारात्मक या सकारात्मक, बनावटी और वास्तविक, शिक्षक और शिक्षार्थी। बताइए इनमें से अधिगम के कौन से प्रकार हैं। दोस्तों, इनमें अधिगम के जो प्रकार हैं वो है आगमन और निगमन। आगमन और निगमन ये अधिगम के प्रकार हैं। आगमन और निगमन। अब निगमन जिसमें हम पहले नियम बनाते हैं, बाद में नियम से पहले नियम बनते हैं, और आगमन में पहले उदाहरण होता है उसके बाद में नियम बनता है। तो नियम से ये उदाहरण की ओर होता है, जबकि ये उदाहरण से नियम की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तैराकी या घुड़सवारी का अधिगम होता है, किस प्रकार का अधिगम होता है। मोटर, सम्मिलित या कर्मिक या समस्या। इन चारों में से कौन सा तैराकी या घुड़सवारी से संबंधित अधिगम है। इसका सही आंसर है मोटर। मोटर ये भी एक अधिगम का प्रकार है, जिसमें क्या होता है, अपना दिमाग, मस्तिष्क दिमाग है, वो अपने दिमाग से शरीर को, दिमाग अपने शरीर बॉडी को कंट्रोल, जिसको हम कहते हैं नियंत्रण, कंट्रोल करके, शरीर को कंट्रोल करके अनुकूलन किया जाता है, उसको हम मोटर कहते हैं। तो घुड़सवारी और तैराकी ऐसा अधिगम है जिसमें अपने शरीर को, मस्तिष्क है वो कंट्रोल करता है, और इसमें हम सीखते हैं, कौशल सीखते हैं। नेक्स्ट, एक अध्यापक ने कक्षा में पढ़ाया कि हाउस का बहुवचन हाउसेज है, तो इसी अधिगम से विद्यार्थी ने माउस का बहुवचन माउसेज कर दिया। तो ये उदाहरण किस प्रकार के अधिगम स्थानांतरण का उदाहरण है। ये अधिगम स्थानांतरण से संबंधित है। अधिगम स्थानांतरण किसे कहते हैं, जब हम किसी एक सीखी हुई बात को, किसी एक सीखी हुई कौशल को हम किसी दूसरे जगह उसका उपयोग करते हैं, तब यह अधिगम स्थानांतरण होता है। अब ये अधिगम स्थानांतरण अलग अलग प्रकार के होते हैं, तो इसमें से बताना है कि अगर एक टीचर ने हाउस का हाउसेज बता दिया, बहुवचन होता है, तो अधिगम करके विद्यार्थियों ने माउस का माउसेज कर दिया, तो ये किस प्रकार का अधिगम है। ये है दोस्तों धनात्मक अधिगम स्थानांतरण। धनात्मक अधिगम स्थानांतरण, क्योंकि इसमें बच्चों ने अधिगम को, जो अधिगम सीखा उसका दूसरे तरीके से दूसरी जगह उसका यूज कर लिया, यानी उसका अधिगम को सकारात्मक अधिगम, जिसको हम सकारात्मक अधिगम कहते हैं, उनसे बच्चे सीख के ज़्यादा हैं, तो ये धनात्मक हो गया। ऋणात्मक वो होता है जिसमें हमने मान लो गणित का कोई भाग सीख लिया और हमने हिंदी में संज्ञा का क्वेश्चन कर रहे हैं, तो वो ऋणात्मक हो गया, क्योंकि उसमें वो काम नहीं आएगा। द्विपार्श्विक होता है जिसमें हम शरीर के एक अंग का कौशल है वो दूसरी अंग की जगह करते हैं, तो वो द्विपार्श्विक होता है। और शून्य, अगर हमारे द्वारा सीखा गया कौशल कहीं कोई भी बढ़ोतरी या घटोतरी नहीं करता है किसी अधिगम में, तो वो शून्य स्थानांतरण होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर धनात्मक। नेक्स्ट है अपने, निम्न में से कौन सा अधिगम का क्षेत्र नहीं है। संज्ञानात्मक, क्रियात्मक, भावात्मक और आध्यात्मिक। बिल्कुल अधिगम का जो क्षेत्र नहीं है वो आध्यात्मक नहीं है, बाकी संज्ञानात्मक है, क्रियात्मक है और भावात्मक है। तो इस क्वेश्चन को आप इम्पोर्टेंट मान लेना।
अगला क्वेश्चन है, अधिगम वक्र के कितने प्रकार होते हैं? अधिगम वक्र के 1, 3, 5 और 4। बताइए अधिगम वक्र के कितने प्रकार होते हैं? अधिगम वक्र के 1, 3, 5, 4 इनमें से कितने प्रकार होते हैं? और सही ऑप्शन है 4 प्रकार के अधिगम वक्र होते हैं। एक होता है अपने सरल रेखीय वक्र, अधिगम वक्र जिसमें हमेशा सदैव एक समान नहीं होती प्रगति, वो होता है सरल रेखीय वक्र। दूसरा होता है उत्तल वक्र, जिसको हम उन्नतोदर भी कहते हैं, उन्नतोदर उत्तल वक्र, जिसमें शुरुआत में अधिगम तेज होता है, उसके बाद में धीरे धीरे कम हो जाता है, वो उत्तल होता है। इस तरीके से होता है उत्तल। एक होता है अवतल, जिसको हम नतोदर कहते हैं। नतोदर शुरुआत में धीमा होता है, बाद में तेज हो जाता है ऐसे। और एक होता है मिश्रित, जिसको हम, ये इंपॉर्टेंट है, ए साकार का भी कहते हैं, मिश्रित या ए साकार का। इसमें क्या होता है, असीमित रहता है, कहीं ज़्यादा कहीं कम, इस तरीके से होता है, वो मिश्रित होता है ए साकार का। तो ये अधिगम के 4 प्रकार होते हैं अधिगम वक्र के। नेक्स्ट है अपने सीखने के वक्र या अधिगम वक्र किसके सूचक हैं? सीखने की प्रगति से, सीखने की मौलिकता से, सीखने की गत्यात्मक स्वरूप से, सीखने की नियमितता से। तो बताइए अधिगम वक्र या सीखने का वक्र किसके सूचक होते हैं? ये दोस्तों होते हैं ऑप्शन नंबर 1 सीखने की प्रगति से होते हैं, क्योंकि इसमें हमने कितना सीखा, क्या सीखा, इसका हमें ज्ञात होता है। नेक्स्ट है अधिगम का पठार है। अधिगम में अवरुद्ध वर्धन, यानी रुका हुआ अधिगम फिर से बढ़ने लग जाता है। अधिगम में दोष कमी, अधिगम के समाप्त हो जाता है, या अधिगम में अवरोध बाधा आ जाती है। अधिगम का पठार होता है दोस्तों, अधिगम में अवरोध आ जाता है। जब अधिगम होते होते हम जब बच्चे को सिखाते हैं, तब बच्चे के एक निश्चित समय के बाद उसका अधिगम रुक जाता है थोड़ी देर के लिए, उसको हम कहते हैं अधिगम में पठार। अधिगम में पठार, जैसे मान लो बच्चा एकदम सीखना स्टार्ट किया, और सीखने के बाद में एक ऐसा टाइम आता है जब बच्चा कम सीखता है, फिर वापस, तो ये एक पठार का रूप होता है जिसमें बच्चा कम सीखता है, उसमें अधिगम में बाधा आ जाती है। नेक्स्ट है सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और प्रगति की सीमा को ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं। ये किसने कहा था? रोस, एबिंगहॉस, स्किनर, क्रो एंड क्रो। किसने कहा था? ये कहा था एबिंगहॉस ने कहा था, ऑप्शन नंबर 2। इन्होंने कहा है कि सीखने का जो वक्र होता है वो अभ्यास द्वारा, लगातार प्रैक्टिस द्वारा सीखने की मात्रा, गति और प्रगति को एक ग्राफ द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो ये सीखने की वक्र की परिभाषा थी। अगला है जब पूर्व का अधिगम नई स्थितियों में सीखने पर किसी भी प्रकार से कोई प्रभाव नहीं डालता, तो ये कहलाता है, या अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, अधिगम का शून्य स्थानांतरण, समस्या समाधान अधिगम स्थानांतरण, अधिगम का सकारात्मक स्थानांतरण, अधिगम का नकारात्मक स्थानांतरण। तो बताइए इनमें से जब हम कोई अधिगम पूर्व में सीखा हुआ है, तो हम नई स्थितियों में उसका प्रयोग नहीं करते हैं, कोई प्रभाव नहीं होता, तब वो कहता है अधिगम का शून्य स्थानांतरण। सीखा हुआ अधिगम का जब नई परिस्थितियों में कोई प्रभाव नहीं होता है, उसका कोई फायदा नहीं होता है, कोई यूज नहीं होता है, तब उसको शून्य स्थानांतरण कहते हैं। अगला है जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है, तो इसे क्या कहते हैं? ऊर्ध्व अंतरण या स्थानांतरण, क्षैतिज अंतरण या द्विपार्श्विक अंतरण, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है द्विपार्श्विक अंतरण। मैंने अभी बताया था, जब शरीर के एक अंग को दिया गया प्रशिक्षण दूसरे अंग की जगह दूसरे अंग में वही प्रशिक्षण लाभदायक हो जाता है, तब हम उसको द्विपार्श्विक कहते हैं, यानी शरीर का एक अंग द्वारा सीखा गया अधिगम। जैसे कोई आदमी लेफ्ट हैंड से लिखता है, तो वो राइट हैंड से भी लिख सकता है, वो होता है
द्विपार्श्विक अंतरण। जैसे मान लो कोई क्रिकेट बैट्समैन है, वो लेफ्ट हैंड से खेलता है और बीच बीच में वो रिवर्स स्वीप जिसको हम कहते हैं राइट हैंड से खेल लेता है, वो द्विपार्श्विक अंतरण है। इसमें शरीर के अंगों का यूज एक जगह से दूसरी जगह होता है, एक अधिगम से दूसरे अधिगम में, वो होता है द्विपार्श्विक। नेक्स्ट है व्यक्तिगत विभिन्नताओं के कारण क्या होते हैं। व्यक्तिगत विभिन्नता केवल वंशानुगत, केवल पर्यावरण, माता पिता की भागीदारी, या पर्यावरण और वंशागत दोनों। बताइए। व्यक्तियों में जो विभिन्नता होती है, कोई हम बच्चों को देखते हैं, कई मंदबुद्धि होते हैं, कई प्रतिभाशाली होते हैं, कई औसत होते हैं, कई पिछड़े बालक होते हैं। तो इनमें विभिन्नता के क्या कारण हैं? इनके मुख्य कारण है दोस्तों पर्यावरण और वंशानुगत दोनों होते हैं, दोनों इफेक्ट डालते हैं। नेक्स्ट है अधिगमकर्ता व्यक्तिगत भिन्नताएं प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को, यदि अधिगम करते हैं यानी सीखने वाला व्यक्तिगत भिन्नताएं अलग अलग प्रकार के अधिगमकर्ता होते हैं, अलग अलग तरीके के उनकी विशेषताएं होती हैं, तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? परीक्षाओं की संख्या बढ़ा देनी चाहिए? बिल्कुल ये तो नहीं होगा। कठोर अनुशासन लागू होना चाहिए? ये भी नहीं होगा। विविध अधिगम अनुभव का उपलब्ध कराने चाहिए? अधिगम को समान गति पर बल देना चाहिए? ये भी नहीं, क्योंकि जब अधिगमकर्ता विविध है तो ये तो नहीं होगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 है। विविध अधिगम अनुभव उपलब्ध कराने चाहिए, यानी जैसे जिस प्रकार के बच्चे हैं उनको उसी प्रकार से सिखाना चाहिए। नेक्स्ट है अपने निम्नलिखित में से क्या सबसे अधिक अधिगम में बाधा डालता है? प्रतियोगिता, शोर, उदासी या थकान। बताइए अधिगम में बाधा कौन डालता है? या अधिगम का जैसे हम पढ़ते हैं अधिगम का पठार, उसमें सर्वाधिक योगदान किसका रहता है? इन चारों में से रहता है दोस्तों उदासी। जब अधिगमकर्ता का स्वयं का सीखने का उत्साह नहीं होता है तब अधिगम में बाधा सबसे ज़्यादा होती है। यानी स्वयं का उत्साह होना जरूरी है। अधिगमकर्ता का सबसे इम्पोर्टेंट जो फैक्ट है वो यही है, स्वयं का उत्साह। जैसे कहा जाता है कि हम किसी घोड़े को तालाब तक ले जा सकते हैं, हम घोड़े को तालाब के पास ले जा जरूर सकते हैं, लेकिन पानी पीना उसी के हाथ होता है, पानी नहीं पिला सकते। तो इस तरीके से ये अधिगम जो पठार है उसका मुख्य कारण है, यानी उदासीनता। यानी घोड़े को हम तालाब पर जरूर ले जा सकते हैं लेकिन उसको पानी नहीं पिला सकते। ये अधिगम से संबंधित बात है, ये भी आप ध्यान रखना। नेक्स्ट है कौन से तत्व अधिगम को प्रभावित करते हैं? शिक्षार्थी की परिपक्वता, बिल्कुल करता है ये। शिक्षार्थी का उत्प्रेरण जिसको हम कहते हैं उत्साह, ये भी करता है। शिक्षण युक्तियाँ, हम कैसे पढ़ाते हैं, क्या क्या मेथड यूज करते हैं। शिक्षार्थी का शारीरिक और संवेगात्मक जो भावनात्मक है ये भी फर्क पड़ता है। तो इस तरीके से ये चारों ऑप्शन है ABCD, ये चारों अधिगम को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट है लेखन वैकल्पिक यानी डिस्ग्राफिया की विशेषता। इंपॉर्टेंट सवाल है ये, बिल्कुल इंपॉर्टेंट सवाल है। लेखन वैकल्य की विशेषता है विलंबित गति कौशल, लिखित कार्य में चुनौती, दोहरावदार व्यवहार या पढ़ने में के प्रवाह में कमी। बताइए इनमें से लेखन वैकल्य डिस्ग्राफिया, यानी ये लेखन वैकल्य ये नाम आप याद रखना। ऐसे भी आ सकता है, डिस्ग्राफिया भी आ सकता है, दोनों में से कोई आ सकता है। इसकी क्या विशेषता होती है? इसकी होती है दोस्तों ये अधिगम एक क्षमता का प्रकार है लेखन डिस्ग्राफिया। तो इसमें लिखित कार्य में लिखने में जब बच्चा चुनौती महसूस करता है, लिखने में एक सक्षम हो जाता है, अक्षम हो जाता है, तब उसको डिस्ग्राफिया कहते हैं। यानी लिखने से संबंधी उसको विकार हो जाता है, कठिनाई आती है, अधिगम में कठिनाई आती है लिखने संबंधी में, तब उसको डिस्ग्राफिया कहते हैं। नेक्स्ट है वे बच्चे जो विभिन्न प्रकार के अधिगम समस्याओं से ग्रसित रहते हैं उनके लिए अधिगम एक क्षमता का शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? अधिगम एक क्षमता का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ये किया था दोस्तों सैमुअल क्रिक ने 1963 में किया था, जब एक
एजुकेशन कॉन्फ्रेंस हो रही थी, उस टाइम उन्होंने अधिगम एक क्षमता शब्द का प्रयोग किया था, सैमुअल क्रिक। तो ये याद रखना, सबसे पहले इन्होंने इस अधिगम एक क्षमता शब्द का प्रयोग किया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी सीखने की एक क्षमता इसके अर्थ और सही ढंग से सुमिलित नहीं है। ये अलग अलग विकार हैं, तो इनको आप इम्पोर्टेंट मान सकते हो, इस क्वेश्चन को याद करना है। डिसलेक्सिया पढ़ने में कठिनाई, बिल्कुल ये सही है। डिस्प्रेक्सिया मस्तिष्क में कठिनाई और मोटर कौशल समन्वय, यानी मोटर कौशल समन्वय का मतलब होता है तंत्रिका तंत्र, इनसे संबंधित कठिनाई या मस्तिष्क में कठिनाई, ये बिल्कुल सही है, ये भी सही है। अफेसिया भाषा विकार, ये भी सही है। अफेजिया भी कहते हैं इसको, अफेजिया भाषा से संबंधित कठिनाई होती है। डिस्ग्राफिया अभी गणित में सीखने में एक क्षमता है, ये बिल्कुल गलत है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर 4 नंबर है। लेकिन डिस्ग्राफिया अभी पढ़ा था हमने, ग्राफ या लिखने से संबंधित अगर कोई प्रॉब्लम होती है, समस्या आती है, तो उसको हम डिस्ग्राफिया कहते हैं, ना कि गणित में सीखने में। गणित में जब सीखने में एक क्षमता होती है, उसको हम डिसकैलकुलिया कहते हैं, डिसकैलकुलिया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर डिस्ग्राफिया वाला है। डिस्ग्राफिया है वो लिखने के संबंधी विकार होता है, तो ये चारों आप याद रखना। डिसलेक्सिया पढ़ने से संबंधित, डिस्प्रेक्सिया ये तंत्रिका तंत्र से संबंधित, अफेजिया या फेक्सिया ये भाषा विकार से संबंधित, भाषा संबंधी कोई कठिनाई होती है, और डिस्ग्राफिया ये लिखने से संबंधित होता है, जबकि डिसकैलकुलिया ये गणित सीखने से संबंधी विकार होता है, गणना संबंधी कहते हैं जिसको। नेक्स्ट है, अधिगम अयोग्यता या निर्योग्यता उपयुक्त रूप से परिभाषित की जा सकती है। ये बाह्य है और शैक्षिक और सांस्कृतिक वंचना से होती है, बिल्कुल गलत है, ये नहीं होगा। यह आंतरिक और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से दुष्क्रिया होती है, ये बाह्य है और सावेगिक विक्षोभ से होती है, ये आंतरिक है और मानसिक मंशा से होती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, ये आंतरिक है और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की दुष्क्रिया से होती है, यानी नर्वस सिस्टम की वजह से ये होती है, न्यूरॉन की वजह से होती है। नेक्स्ट है, अधिगम निर्योग्यता वाले बच्चे बहुत बुद्धिमान और परिपक्व होते हैं, बिल्कुल गलत है ये। अधिगम विकार वाले बच्चे बुद्धिमान हो ही नहीं सकते, बहुत सक्रिय होते हैं, ये भी नहीं होता है। कुछ भी नहीं सीख सकते, ये गलत है। सीख सकते हैं वो, अधिगम के कुछ पक्षों से वो संघर्ष करते हैं, बिल्कुल। अभी जो हमने पढ़े थे डिस्ग्राफिया, डिसलेक्सिया, तो ये क्या करते हैं, कोई लिखने में कमज़ोर होता है, उसको परेशानी आती है, कोई पढ़ने में, किसी को गणना करने में गणित संबंधी विकार होते हैं, तो वो अधिगम के कुछ पक्षों में वो संघर्ष करते हैं। नेक्स्ट है अपने पठन वैफल्य यानी पढ़ने में विफलता, बच्चों की पहचान किस प्रकार की जा सकती है। उनके सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ को जानकर नहीं होगा ये। पूर्ण शारीरिक स्वास्थ्य परीक्षण द्वारा, उनके पढ़ने और लिखने के कौशलता के विश्लेषण से, उनकी जटिल एवं उच्च स्तरीय समस्याओं को हल करने के आंकलन से। तो बताइए इनमें से पढ़ने संबंधी जो विफलता है, विकार है, उसको हम कैसे पहचान कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। उसके पढ़ने और लिखने की कौशलता के विश्लेषण से ही हम उसको जो विकार हैं वो उसको पता कर सकते हैं। नेक्स्ट है ADHD का अर्थ है वाचिक कठिनाई वाले बालक, स्वर्ण दुर्बलता वाले बालक, ध्यान विकार वाले बालक या दृष्टिहीन वाले बालक। बताइए इनमें से ADHD वाले बालक का क्या अर्थ है। बताइए इनमें से ADHD का क्या अर्थ है। दोस्तों इसका सही आंसर है ध्यान विकार वाले बालक, ध्यान विकार वाले बालक। ये ADHD इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ये होता है अटेंशन, ये आप याद रखना, ये आ सकता है अटेंशन डिफिसिट, अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। ये एक डिसऑर्डर, इसमें क्या होता है, बच्चे का ध्यान है वो ध्यान अभाव है वो ज़्यादा होता है। ध्यान से संबंधित ये एक स्वास्थ्य विकार होता है, जिसमें बच्चा है वो एक जगह
लंबे समय तक ध्यान को केंद्रित नहीं कर सकता। यानी ध्यान बनाए रखने में, एक जगह वो ध्यान केंद्रित करने में उसको कठिनाई की समस्या का सामना करना पड़ता है। उसको कहते हैं हम ADHD, अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिव और डिसऑर्डर। तो ये इसका फुल फॉर्म है। ADHD ध्यान विकार वाले बालक होते हैं। नेक्स्ट है डिसकैलकुलिया, एक प्रकार का अधिगम, एक क्षमता है जिसका संबंध है पढ़ने से समस्या से, लिखने की समस्या से, गणना की समस्या से या ध्यान देने की समस्या से। ये हमने अभी पढ़ा था। पढ़ने की समस्या से डिसलेक्सिया होता है, डिसलेक्सिया। पढ़ने के संबंध से क्या होता है? डिसलेक्सिया, जो अभी हमने पढ़ा था डिसलेक्सिया, ये पढ़ने से संबंधित होता है। लिखने की संबंधित से डिस्ग्राफिया होता है, इसमें बच्चा लिख नहीं सकता, वो डिस्ग्राफिया होता है। और ध्यान देने की संबंधित से अभी हमने पढ़ा था ADHD, ये ध्यान देने से संबंधित होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर गणना करने की समस्या से होता है डिसकैलकुलिया। ये गणित की समस्याओं, गणित की जो गणना होती है उनका संबंधी विकार होता है। नेक्स्ट, ड्राइविंग करते समय हमारे फ़ोन का उपयोग करना किस प्रकार के अवधान का एक उदाहरण है? हम ड्राइविंग करते हैं तब अगर फ़ोन का उपयोग करते हैं तो किस प्रकार का अवधान है? अवधान जिसको हम ज्ञान कहते हैं, ध्यान कहते हैं, ध्यान, सिग्नल अवधान, विस्तृत अवधान, चयनात्मक या विभक्त। बताइए इनमें चारों में से। अवधान, अवधान जिसको हम कहते हैं ध्यान, अवधान को क्या कहते हैं? ध्यान। और ये अवधान है वो अवधान के, जिसको हम ध्यान भी कहते हैं, ध्यान अवधान के 4 प्रकार होते हैं। ये चारों प्रकार आपके सामने हैं। सिग्नल जिसको हम सतत भी कहते हैं, सतत, लगातार, विस्तृत, चयनात्मक। इन चारों में से ड्राइविंग करते समय हम फ़ोन का उपयोग करना, यानी एक काम करते समय हम किसी दूसरे काम को महत्व देना, ये क्या होता है? ये होता है विभक्त अवधान, यानी ध्यान को बांटना। हम जैसे यहाँ पर ड्राइविंग भी कर रहे हैं और फ़ोन पर बात भी कर रहे हैं, तो एक साथ हम 2 काम कर रहे हैं, तो ये होता है ध्यान विभक्त। तो विभक्त अवधान होता है। नेक्स्ट, अधिगम प्रभावित करने वाला मनोवैज्ञानिक कारक क्या है? आकांक्षा का स्तर, परिपक्वता, लिंग भेद, शारीरिक स्वास्थ्य। ये सब परिपक्वता ये शारीरिक है, ये लिंग भेद शारीरिक है, स्वास्थ्य शारीरिक है। तो आकांक्षा का स्तर मनोवैज्ञानिक होता है। इंपॉर्टेंट सवाल है ये। नेक्स्ट है, साइकिल चलाना सीखा व्यक्ति आसानी से मोटर चलाना सीख जाता है, किस प्रकार का अंतरण है? जब हम एक अधिगम को सीखा हुआ अधिगम दूसरे अधिगम सीखने में जब मदद मिलती है तो उसको क्या कहते हैं? अनुकूल अंतरण, जिसको हम सकारात्मक भी कहते हैं। सकारात्मक अंतरण, बिल्कुल यही होगा, सकारात्मक अंतरण। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सकारात्मक अंतरण। एक सीखा हुआ अधिगम दूसरे अधिगम को सीखने में जब मदद करता है उसको हम सकारात्मक कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सीखने की एक क्षमता से इसके अर्थ के साथ सम्मिलित नहीं है? डिस्प्रेक्सिया, लेखन, पठन, वाचन, गणना संबंधी। ये सभी बीमारियां जब हो जाती, विकार हो जाते हैं, तब हम डिस्प्रेक्सिया कहते हैं। ये राइट है, इस हिसाब से राइट है। अपन को ए सुमेलित ढूंढना है। प्रोजेरिया, ये लिखना संबंधी, बिल्कुल ये लिखने संबंधी नहीं होता प्रोजेरिया, तो ये ध्यान रखना। प्रोजेरिया है वो लिखने संबंधी नहीं होता है, लिखने संबंधी होता है डिस्ग्राफिया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर यही होगा। अफेजिया भाषा संबंधी होता है, डिस्कैलकुलिया गणितीय गणना संबंधी होता है। नेक्स्ट, अधिगम वक्र के बारे में कौन सा कथन सम्मिलित नहीं है? ये वक्र सीखने, गति, मात्रा और उन्नति की सीमा को दर्शाता है, ये हमने पढ़ा था, सही है। अधिगम वक्र के अंतिम चरण को पठार कहते हैं, सही है। जब रुक जाता है अधिगम तब उसको हम पठार कहते हैं, अधिगम में बाधा आती है। अधिगम वक्र के 3 चरण होते हैं, प्रारंभिक, मध्य और अंतिम, ये भी सही है। अधिगम वक्र सीखने की गति को दिखाता है, यहाँ तक तो ठीक है। जो हमेशा एक समान रहती है ये गलत है, एक समान नहीं रहता, असमान रहती है। अधिगम वक्र की गति हमेशा असमान रहती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, यह अधिगम वक्र की विशेषता नहीं है। एक छात्र कक्षा में नहीं सीख पा रहा है क्योंकि उसका पालतू पशु, पालन पशु ठीक नहीं है। अधिगम को प्रभावित करने वाला सबसे संभावित कारक क्या है? अभ्यास की कमी, प्रतिकूल भावनात्मक स्थिति, नींद की कमी या पोषण की कमी।
दोस्तों इसका राइट आंसर है प्रतिकूल भावनात्मक स्थिति, क्योंकि पालतू पशु बीमार है तो इसमें सीखने का जो समस्या जो अधिगम को प्रभावित करता है वो एक प्रतिकूल उल्टा प्रभाव है, जिसको भावनात्मक जुड़ी है, बच्चे का भावनात्मक रूप से इस कुत्ते के साथ लगाव है। निम्न में से परिवार किसकी मुख्य एजेंसी है? श्रेष्ठ शिक्षा की, अनौपचारिक शिक्षा की, औपचारिक या गैर औपचारिक? निश्चित तौर पर इसका राइट आंसर अनौपचारिक शिक्षा है दोस्तों। ये इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि परिवार है वो एक अनौपचारिक संस्था है जिससे हम अधिगम की है, ये अधिगम की अनौपचारिक शिक्षा का केंद्र है परिवार। बच्चा परिवार से बहुत कुछ सीखता है, लेकिन ये संस्था अनौपचारिक है, इसके कोई नियम, कोई वैधता होती है लेकिन नियम वगैरह नहीं होते, इस वजह से इसको अनौपचारिक कहते हैं। तो ये थी क्लास दोस्तों अधिगम के वक्र, अधिगम एक क्षमता, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, स्थानांतरण, इन सभी टॉपिकों से संबंधित क्लास अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। रीट के लिए इम्पोर्टेंट क्लास हैं और अन्य रीट और सीटेट इन सब के लिए ये इम्पोर्टेंट क्लास है, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड। तो अंत तक इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों अपने दोस्तों के साथ। धन्यवाद दोस्तों।